Yes, welcome to you student. My name is सुनील सर, टीचर इन इंडियन हिस्ट्री। तो आज अपन बात करेंगे समुद्रगुप्त की। तो हेडिंग लगाओ एनसीईआरटी एशियंट इंडियन हिस्ट्री ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता किसकी बात कर रहे हैं? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त राजवंश का सबसे ताकतवर एवं शक्तिशाली शासक था। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का सबसे ताकतवर एवं शक्तिशाली शासक था। इसके अगर शासनकाल की बात करें तो ये आया था 335 से 380 एडी। 335 से 380 एडी, 335 से 380 के बीच में। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र था। तो यहाँ से अपन को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। यहाँ पर लिखना है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का एवं लिच्छवी प्रदेश की राजकुमारी लिच्छवी प्रदेश की राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न पुत्र था। ये बात अपन को ध्यान में रखना है कि जो समुद्रगुप्त जो था उसका शासनकाल 335 से लेकर 380 एडी यानी कि ईस्वी सन 335 से 380 गुप्त डायनेस्टी के ऊपर आने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। इसके अलावा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम एवं लिच्छवी प्रदेश की राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न पुत्र था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि समुद्रगुप्त की जो माँ थी उसका नाम था कुमार देवी और समुद्रगुप्त का पिता जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके बाद में आपको लिखना है समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का प्रतापी एवं पराक्रमी शासक था। यानी कि समुद्रगुप्त जो था वो प्रतापी भी था और पराक्रमी भी था। कहने का मतलब यह है कि गुप्त राजवंश के अंदर सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। तो यहाँ तक अपन को लिखना है, साथ के साथ लिखते जाओ, साथ के साथ लिखते जाना है। तो समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का प्रतापी एवं पराक्रमी शासक था। ये लाइन आप लिख लो। अब आपको डालना है हेडिंग ईयरली लाइफ ऑफ द समुद्रगुप्त। हेडिंग लगाना है ईयरली लाइफ ऑफ द समुद्रगुप्तास। इसका मतलब यह है कि समुद्रगुप्त की प्रारंभिक जीवन, आगे लिख लेना, समुद्रगुप्त का
समुद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन भाई समुद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा उसके बारे में अपन को जानना है। तो समुद्रगुप्त देखो, इसकी अगर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका जो पुत्र था वो उससे भी ताकतवर था। एक तो था मौर्य राजवंश के अंदर आपका चंद्रगुप्त, चाणक्य का शिष्य जो था वो भी ताकतवर था, लेकिन समुद्रगुप्त की जो प्रारंभिक जानकारी है वो बड़ी साहसिक है। तो प्रारंभिक जानकारी में अपन को लिखना है समुद्रगुप्त, लिखो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। यही लिख लो, ये वाली लाइन, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था एवं इसकी माता का नाम कुमार देवी था। माता का नाम कुमार देवी था। नेक्स्ट आपको इसमें लिखना है ईयरली लाइफ ऑफ द समुद्रगुप्त, लिखना है इसमें समुद्रगुप्त गुप्त काल का सर्वाधिक ताकतवर एवं शक्तिशाली शासक था। भाई समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त काल का, अब चंद्रगुप्त मौर्य, अब उसके आगे मौर्य लग रहा है तो वो मौर्य काल का हो गया। अगर उसके आगे उसका वंशज गुप्त लगता है तो वो गुप्त काल का हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त गुप्त काल का सर्वाधिक ताकतवर एवं शक्तिशाली शासक था। आपको ऐसा का ऐसा उतारना है जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। कॉलेज का पेपर हो चाहे आप स्कूल का पेपर हो, अगर समुद्रगुप्त का टॉपिक आता है तो आपको ऐसा का ऐसा ही उतारना है। नेक्स्ट आपको लिखना है समुद्रगुप्त की जानकारी, लिखो समुद्रगुप्त की जानकारी पर्याग प्रस्तुति, इसके कोष्टक में लिख लेना इलाहाबाद स्तंभ लेख। अब स्तंभ लेख का मतलब क्या है? पुरातात्विक स्रोत, जिसको अपन देखें तो इतिहास को जानने का स्रोत है स्तंभ लेख। तो समुद्रगुप्त की जानकारी पर्याग प्रस्तुति इलाहाबाद लेख से होती है। आगे लिखना है पर्याग प्रस्तुति के लेखक कवि हरिसेन थे। कौन थे? कवि हरिसेन थे। अब ये जो मेन शब्द आ रहे हैं ना, हरिसेन, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करके अंडरलाइन कर लो। और यहाँ पर आ गया इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसको कोष्टक में बंद करना है। तो पर्याग प्रस्तुति के जो लेखक थे वो कवि हरिसेन थे, तथा इस प्रस्तुति का उत्करण, आगे लिखना है इस प्रस्तुति का उत्करण तिल भट्ट ने करवाया था। तिल भट्ट ने करवाया था। तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? समुद्रगुप्त की प्रारंभिक जानकारी। भाई ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जिससे अपन को
समुद्रगुप्त की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है तो वो है आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख और प्रयाग प्रस्तुति, जिसके लेखक कौन है? कवि हरिसेन। अब छोटा सा क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन हैं। अब प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन है, तो यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो प्रयाग प्रस्तुति के जो लेखक हैं वो हरिसेन हैं, और आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रयाग प्रस्तुति का उत्करण किसने करवाया था, तो तिल भट्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? तिल भट्ट ने। इसको उतार लो फटाफट से। तिल भट्ट ने करवाया था। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, अगली स्टेप में लिखो लिखे यह प्रयाग प्रस्तुति, लिखो यह प्रयाग प्रस्तुति, यह प्रयाग प्रस्तुति ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा की चंपू शैली, संस्कृत भाषा की चंपू शैली। अब संस्कृत भाषा की कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। और संस्कृत भाषा की शैली कौन सी है? चंपू शैली। यह प्रयाग प्रस्तुति ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा की चंपू शैली, संस्कृत भाषा की चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली में लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको नोट डाल के लिखना है। नेक्स्ट नोट डाल के लिख लो, या फिर क्वेश्चंस लिख लो। क्वेश्चंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन हैं? लेखक कौन है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, प्रयाग प्रस्तुति कौन सी शैली में उत्करण करवाई गई थी? कौन सी शैली में उत्करण करवाई गई थी? कौन सी शैली में उत्करण करवाई गई थी? तीसरा क्वेश्चन लिखो, प्रयाग प्रस्तुति कौन सी लिपि में लिखी गई थी? कौन सी लिपि में लिखी गई थी? नेक्स्ट लिखो, प्रयाग प्रस्तुति का उत्करण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, प्रयाग प्रस्तुति का उत्करण किसने करवाया था? तो अगर आपसे MCQ क्वेश्चन पूछ ले ऑनलाइन नेट में, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। अभी यहाँ पर अगर प्रारंभिक जानकारी से अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा कि प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन थे? तो कवि हरिसेन थे। प्रयाग प्रस्तुति
कौन सी शैली में उत्करण करवाई गई? तो संस्कृत भाषा की जो चंपू शैली है उसमें उत्करण करवाई गई थी। प्रयाग प्रस्तुति कौन सी लिपि में लिखी गई थी? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। प्रयाग प्रस्तुति का उत्करण किसने करवाया था? प्रयाग प्रस्तुति का उत्करण तिल भट्ट ने करवाया था। तो ये आपसे वो क्वेश्चंस हैं जो 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कॉलेज के एग्जाम में भी अगर ये टॉपिक है सिलेबस में तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में। नेक्स्ट आपको लिखना है इसके आगे इसका लेखन लिखिए। इसका लेखन सम्राट अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख से होता है। इसका लेखन सम्राट अशोक के कौशाम्बी अभिलेख से होता है। इसका उत्करण या लेखन सम्राट अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर करवाया गया था। तो यहाँ से बिठान देता हूँ, फिर आगे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्टेप नोट डाल के लिखना है। नोट डाल के लिखो। नोट में लिखना है प्रयाग प्रस्तुति का लेखन। प्रयाग प्रस्तुति का लेखन मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक, मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्करण करवाया था। किसने करवाया था? तिल भट्ट ने उत्करण करवाया था। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है, लिखिए मुगल बादशाह अकबर ने इसे इलाहाबाद मंगवा लिया था। मुगल बादशाह अकबर ने इसे इलाहाबाद मंगवा लिया था। कहाँ मंगवाया था? इलाहाबाद को अंडरलाइन कर लो। शासक कौन था? सम्राट अशोक था। और अशोक का कौन सा अभिलेख है? कौशाम्बी अभिलेख। अब मैं आपको बता देता हूँ इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। इतिहास के स्रोतों को जानने के लिए एक तो है आपका अभिलेख, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका होता है स्तंभ लेख। इसके अलावा आपका होता है ताम्रपत्र लेख। इसके अलावा आपका होता है सिक्के
सिक्के मुद्राएं। तो ये जो हैं आपके चार, ये चार इतिहास को जानने के क्या हैं स्रोत हैं। भाई प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर जानना हो तो इन्हीं स्रोतों से जाना जा सकता है। तो मुगल बादशाह अकबर ने इसे इलाहाबाद मंगवा लिया था, यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रीजन ऑफ समुद्रगुप्ता। हेडिंग लगाओ रीजन ऑफ रीजन ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त का शासनकाल हिंदी में लिखना है, समुद्रगुप्त का शासनकाल। समुद्रगुप्त का शासनकाल। अगर वैसे अपन शासनकाल की बात करें तो समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या है, 335 से लेकर 380 ईस्वी। लेकिन कुछ इतिहासकार आए जिन्होंने इसको खारिज कर दिया और समुद्रगुप्त का शासनकाल अलग बताया है। तो समुद्रगुप्त के अगर शासनकाल में बात करें तो डॉक्टर सबसे पहले आता है डॉक्टर आर डी बनर्जी। डॉक्टर आर डी बनर्जी कौन है? डॉक्टर आर डी बनर्जी। इसमें लिखना है आपको डॉक्टर आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी के अनुसार, आर डी बनर्जी के अनुसार समुद्रगुप्त का शासनकाल, समुद्रगुप्त का शासनकाल, समुद्रगुप्त का शासनकाल, शासनकाल 328 ईसा पूर्व माना जाता है। 328 एडी ईसा पूर्व माना जाता है। एडी का मतलब होता है ईस्वी सन। तो डॉक्टर आर डी बनर्जी जो हैं उनके मतानुसार समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 328 ईसा पूर्व है। ये बात कह रहा है आपका डॉक्टर आर डी बनर्जी। इसके अलावा आपको लिखना है डॉक्टर आर एस त्रिपाठी के अनुसार, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी के अनुसार समुद्रगुप्त का शासनकाल, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी लिखो, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, आर एस त्रिपाठी के अनुसार समुद्रगुप्त का शासनकाल, समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 एडी से लेकर 375 एडी माना जाता है। 335 से लेकर 375 एडी, ईस्वी सन 335 से 375 माना जाता है। अब यहाँ पर देखो दोनों के मत अलग अलग हैं। डॉक्टर बनर्जी कह रहा है कि समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है वो 328 से है, लेकिन यहाँ पर आर एस त्रिपाठी क्या कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से लेकर 375 एडी माना जाता है। तो ये क्या हो गया आपका रीजन ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त का शासनकाल। तो यहाँ तक आपको उतारना है, उतार लो जल्दी से। उतारो जल्दी से। इसके बाद में अपना टॉपिक है समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। भाई समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की उनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो अचीवमेंट्स ऑफ द समुद्रगुप्ता,
हेडिंग लगाओ अचीवमेंट्स ऑफ द समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त। ये वो टॉपिक है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखो अचीवमेंट्स ऑफ द समुद्रगुप्ता। अचीवमेंट्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ हिंदी में लिख लेना। समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। भाई समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ क्या क्या थी? तो पहली उपलब्धि उसकी जो थी वो थी आपकी आर्यावर्त पर विजय। आर्यावर्त जो जगह थी उस पर विजय प्राप्त करना। आर्यावर्त की 2 विजय थी। तो अपन क्या पढ़ेंगे? आर्यावर्त की प्रथम विजय, फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ आर्यावर्ता। हेडिंग लगाओ फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ आर्यावर्ता। आर्यावर्त की प्रथम विजय, इसमें पहली उपलब्धि है फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ आर्यावर्ता। आर्यावर्त की प्रथम विजय। प्रथम विजय। अब आर्यावर्त की जो प्रथम विजय हुई उसमें समुद्रगुप्त ने क्या काम किया, कौन विजेता रहा, इसकी अपन को संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। तो आर्यावर्त जो था वो समुद्रगुप्त सर्वप्रथम अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 राजाओं को परास्त किया था। तो इसमें लिखना है आर्यावर्त की प्रथम विजय में, आर्यावर्त की प्रथम विजय में, प्रथम विजय में समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार का मतलब क्या होता है? अपने क्षेत्र को बड़ा करना। भाई कोई भी राजा का जो क्षेत्र होता था उसको बढ़ाना, वो राजा बढ़ाता था, उसको कहते हैं साम्राज्य विस्तार। तो समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 राजाओं को परास्त किया था। 3 राजाओं को परास्त किया था। 3 राजाओं को परास्त बोल दो या पराजित बोल दो, एक ही बात है। परास्त या पराजित किया था। पराजित किया था। परास्त या पराजित किया था। अब वो 3 राजा कौन कौन से थे? एक तो था अच्युत, पहला राजा था अच्युत, दूसरा था नागसेन और तीसरा था कलकुज। कौन था? कलकुज।
पहला लिखो अच्युतक या अच्युत। अच्युत जो था वो अहिसत्र नागवंशी था अहिसत्र। और दूसरा था आपका नागसेन। कौन था? नागसेन। और तीसरा था आपका केटकुलज। नागसेन में लिखना है पद्मावती और ग्वालियर, और केटकुलज में लिखना है पूर्वी पंजाब। इसमें तो लिखना है पद्मावती एवं ग्वालियर। पद्मावती और ग्वालियर आपका एमपी में पड़ता है। पद्मावती जो सिंहल द्वीप, आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के अंदर, सिंहल द्वीप वर्णन खंड जो कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा किया गया था। तो पद्मावती जो थी वो सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की पत्नी थी। तो पद्मावती और ग्वालियर ध्यान में रखना है। केटकुलज में आ जाएगा आपका पूर्वी पंजाब। तो सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इन 3 राजाओं को पराजित किया था। यह बात आपको ध्यान में रखना है। इन 3 राजाओं के नाम ध्यान में रखना है। अच्युत जो था वो अहिसत्र और नागवंशी था। नागसेन जो था वो पद्मावती और ग्वालियर। पद्मावती का मतलब होता है कि इसका जो वंश था वो पद्मावत वंश था, पद्मावती। और ग्वालियर जो था वो एमपी, उसकी राजधानी थी। केटकुलज जो पूर्वी बंगाल केटकुलज की राजधानी थी। अच्युत में अहिसत्र उसकी राजधानी थी और उसका वंश कौन सा था? नागवंशी था। इसके बाद में आपको लिखना है समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 3 राजाओं को पराजित करके दक्षिणापथ पर ध्यान दिया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 3 राजाओं को पराजित करके दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिणी भारत। तो यहाँ पर आपको लिखना है समुद्रगुप्त ने 3 राजाओं को पराजित करके दक्षिणापथ पर ध्यान दिया। दक्षिणापथ ऑफ साउथ इंडिया या दक्षिणी भारत पर ध्यान दिया। आपको ध्यान में रखना है दक्षिणापथ का मतलब क्या होता है? दक्षिणी भारत। भाई जैसे अपना भारत का ये नक्शा है, इस प्रकार से अपना भारत का नक्शा है। अब ये वाला जो भाग है, ये संपूर्ण भाग, यहाँ पर आ गया आपका श्रीलंका। क्या आ गया? श्रीलंका। और यहाँ पर आ जाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी आ गई। या आपका यहाँ पर इतना सा राजस्थान हो गया, ये हो गया आपका राजस्थान। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है, इसी भाग का नाम है दक्षिणापथ। यहाँ पर आपका गोवा आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, ठीक है। इधर आपके असम मिजोरम सारे आ जाएंगे। असम, मिजोरम, चीन आ गया,
यहाँ पर आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये एक लोहा इस्पात संयंत्र है। आपको पूछ ले कोई दो लोहा इस्पात संयंत्रों के नाम बताइए, तो एक तो है बोकारो झारखंड में और एक है लोहा इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये दो मुख्य लोहा इस्पात संयंत्र हैं। तो क्वेश्चन यहीं से भी बन रहा है कि कोई दो लोहा इस्पात संयंत्रों के नाम बताइए। इसके अलावा आपका भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? लोहा इस्पात संयंत्र हैं। तो दक्षिणी भारत के कितने राजाओं को पराजित किया? 3 राजाओं को पराजित किया था। आगे लिखना है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत से लेकर, दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत से लेकर तुंगबंद्रा तक फैला हुआ था। आपको लिखना है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत से लेकर तुंगबंद्रा नदी तक फैला हुआ था। नदी तक फैला हुआ था। भाई कहने का मतलब यह है कि जब समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया दक्षिणी भारत के ऊपर, तब विंध्याचल पर्वत और तुंगबंद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर राजा थे। वहाँ पर कितने राजा थे? 12 राजा थे। और तुंगबंद्रा नदी का जो तट है वो दक्षिणी भारत में है। और दक्षिणी भारत में जो तुंगबंद्रा नदी का तट है वहाँ पर किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य था, जो दक्षिणी भारत का हिंदू साम्राज्य था। उसके पड़ोस में था आपका बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य जो था उसका संस्थापक था हरिहर और बुक्का। उन दोनों ने तुंगबंद्रा नदी के तट पर किस साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर के बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है, आप देख लेना वहाँ से। तो दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत से लेकर तुंगबंद्रा नदी तक फैला हुआ था। लिखिए इसके अंदर टोटल 12 राजा थे। इसके अंदर कुल 12 राजा थे। कुल 12 राजा थे। 12 राजा थे। 12 राजा थे। इनको गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अब कॉलेज का एग्जाम होगा, उसमें प्रश्न पूछेगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताइए, तो आपको ये जो मैं लिखवा रहा हूँ यही लिखना है, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना है। तो उसने 12 राजाओं को पराजित किया था। अब अपन को ये पढ़ना है कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से 12 राजाओं को पराजित किया था, वो कहाँ कहाँ के थे, उनके बारे में अपन को ध्यान में रखना है। यहाँ तक उतारो, जल्दी से उतार लो भाई। जल्दी से उतारो। अब अपन को पढ़ना है उन 12 राजाओं के नाम जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था दक्षिणी भारत में।
दक्षिणी भारत में पराजित करने वाला पहला शासक था कौशल। प्रदेश का नाम है कौशल, 1 नंबर लगा के लिखो कौशल। और कौशल का शासक कौन था? महेंद्र। कौशल का कौन था? महेंद्र। दूसरा लिखो, दूसरा महाकांतर का व्याघ्राज था। महाकांतर 2 नंबर डाल के लिखना है। महाकांतर का व्याघ्राज, महाकांतर या महाकांतार का व्याघ्राज। तीसरा लिखना है कोराल। तीसरा लिखो कोराल। कोराल का था मंटराज। तीसरा शासक मंटराज, जो कहाँ का था? कोराल का। नंबर 4 डाल के लिखो पिस्टूर। पिस्टूर का जो प्रदेश है उसका था महेंद्रगिरी। पिस्टूर का कौन था? महेंद्रगिरी। कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्राज, कोराल का मंटराज और पिस्टूर का महेंद्रगिरी। पिस्टूर का महेंद्रगिरी। फिर लिखना है कोटर। 5वां लिखो कोटर। कोटर का था स्वामी दत्त। कोटर का स्वामी दत्त। फिर लिखो एंडरपल का दमन। यहाँ पर 6ठा लिख लो एंडरपल का दमन। अब एंडरपल का दमन किस प्रकार से किया समुद्रगुप्त ने? तो एंडरपल के दमन तो गंजाम जिले में स्थित एंडरपल्ली नगर। तो एंडरपल का जो दमन हुआ वो गंजाम जिले में स्थित जो एंडरपल्ली नगर है, इसका संबंध उसी एंडरपल्ली नगर से है। एंडरपल्ली नगर, तो इसमें आपको 6ठा लिखना है एंडरपल का दमन। 7वां लिखो कांची का विष्णुगोप। 7वां है कांची का विष्णुगोप। कांची कोष्टक में लिख लेना विष्णुगोप। कांची का विष्णुगोप। 7वां लिखो अवमुक्त का नीलराज। अवमुक्त का नीलराज। अवमुक्त कोष्टक में लिख लेना नीलराज। इसके बाद में आपको लिखना है वेंगी। वेंगी का था हस्तवर्मन। वेंगी का कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था उसी के वंश से था हर्षवर्मन। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, हर्षवर्धन लिख देते हैं और क्वेश्चन इसके अंदर एक राजा गलत हो जाता है। तो आपको लिखना है हर्षवर्मन। हर्षवर्धन जो था वो उत्तर भारत का स्वामी था और वर्धन वंश का सबसे ताकतवर शासक था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का। तो
तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। पालक का उग्रसेन, अगला लिखो 10वां पालक, पालक का उग्रसेन, पालक का उग्रसेन, पालक का कौन था? उग्रसेन था। 11वां लिखो देवराष्ट्र का कुबेर, कुस्थलपुल का धनंजय, देवराष्ट्र का कुबेर, देवराष्ट्र, देवराष्ट्र का कुबेर। और 12वां लिखना है कुस्थल स्थल प्रदेश, कुस्थल प्रदेश का, कुस्थल प्रदेश का, कुस्थल प्रदेश का धनंजय, कुस्थल प्रदेश का धनंजय। तो ये 12 जो शासक हैं, कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्यागराज, कोराल का मंटराज, पिस्टूर का महेंद्रगिरी, कोटर का स्वामीदत्त, एंड्रपल का दमन। अब एंड्रपल का दमन होता है गंजाम जिले में स्थित जो एंड्रपल्ली नगर है, इसका संबंध उससे है। काची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, बेंगी का हर्षवर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, कुस्थल प्रदेश का धनंजय। तो ये 12 शासक जो हैं उनको आर्यावर्त की प्रथम विजय में किसने पराजित किया? समुद्रगुप्त ने पराजित किया। किसने पराजित किया? समुद्रगुप्त ने। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की प्रथम विजय में, आर्यावर्त की प्रथम विजय में, प्रथम विजय में साउथ इंडिया या दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को, 12 राजाओं बोल दो या शासकों बोल दो, एक ही बात है। 12 राजाओं या 12 शासकों को पराजित किया था, पराजित किया था, पराजित किया था। जल्दी से उतार लो भाई, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो, जल्दी से। तो दक्षिणी भारत के अंदर जो 12 राजा थे उनके नाम मैंने आपको लिखा दिए हैं, उनकी राजधानी सहित। तो इन 12 राजाओं को किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, जो गुप्त राजवंश का सबसे ताकतवर एवं पराक्रमी शासक था। जो गुप्त राजवंश का सबसे ताकतवर एवं पराक्रमी शासक था समुद्रगुप्त, उसने पराजित किया था। उतार लो इसको। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि आर्यावर्त की प्रथम विजय में समुद्रगुप्त ने कौन कौन से 12 राजाओं को पराजित किया, तो उनके नाम लिख देना।
आर्यावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई। समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई। आगे लिखो, समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करके अंडरलाइन कर दो, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई एवं अपनी दूरदर्शिता का कार्य किया। दूरदर्शिता का कार्य किया। भाई समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किसके खिलाफ अपनाई? इन 12 राजाओं के खिलाफ, और इनके साथ उदारता का व्यवहार किया और दूरदर्शिता का कार्य किया। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठे दक्षिणी भारत के प्रदेशों पर नियंत्रण करना अत्यधिक कठिन था। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो पाटलिपुत्र थी वो सबसे ताकतवर महाजनपद मगध उसकी राजधानी थी, और उसके ऊपर बैठकर दक्षिणी भारत पर नियंत्रण करना कठिन था। तो यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लेना है, समुद्रगुप्त के लिए मगध महाजनपद जो 16 महाजनपदों में से सबसे ताकतवर महाजनपद था, उसका नाम था मगध। तो समुद्रगुप्त के लिए मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र पर बैठकर या राजधानी के सिंहासन पर बैठकर राजधानी के सिंहासन बोल दो या गद्दी बोल दो, एक ही बात है, गद्दी या सिंहासन पर बैठकर दक्षिणी भारत का नियंत्रण करना कठिन था। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि समुद्रगुप्त जो है वो चाहता था कि मगध महाजनपद की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, उसके सिंहासन पर बैठ जाए, और उसके सिंहासन पर बैठने से पहले उसने दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को भी पराजित कर दिया। समुद्रगुप्त के लिए मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र पर बैठकर या राजधानी के सिंहासन पर बैठकर दक्षिणी भारत का नियंत्रण करना काफ़ी कठिन था। इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं कि मगध महाजनपद जो था वो ताकतवर महाजनपद था। उस पर राज करने के लिए राजाओं ने खूब युद्ध लड़े, गुप्त काल में भी लड़े, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लड़ा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। फिर आपको लिखना है सेकंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ आर्यावर्त, आर्यावर्त की दूसरी विजय या आर्यावर्त की द्वितीय विजय। यहाँ तक उतार लो, उतारो भाई, जल्दी से उतारो। आर्यावर्त की दूसरी विजय
आर्यावर्त की दूसरी विजय। तो फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ आर्यावर्त अपन ने पढ़ लिया है। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, 12 राजाओं को पराजित किया था और पाटलिपुत्र पर बैठकर दक्षिणी भारत का नियंत्रण करना समुद्रगुप्त के लिए कठिन था और उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई और वो नीति उदारतापूर्वक नीति थी और समुद्रगुप्त के लिए दूरदर्शिता का कार्य था। तो यह हो गई आपकी आर्यावर्त की प्रथम विजय। अब अपन को पढ़ना है आर्यावर्त की दूसरी विजय। तो इसमें लिखना है आर्यावर्त की दूसरी विजय। भाई समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की दूसरी विजय कैसे प्राप्त की, इसके बारे में अपन को जानना है। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की द्वितीय विजय कब की थी? 1338 AD 1338 में। कब की थी? 1338 में। इसमें लिखना है समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ राज्यों पर विजय प्राप्त करने के पुनः उत्तरायण पथ पर ध्यान दिया। इसमें लिखना है समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की प्रथम आर्यावर्त विजय प्राप्त करने के बाद उत्तरायण पथ अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमाज उत्तरायण पथ यानी कि उत्तरी भारत उत्तरायण पथ या उत्तरी भारत पर ध्यान दिया। अब ये ध्यान क्यों दिया? समुद्रगुप्त चाहता था कि उत्तरी भारत के अंदर अगर कोई राजा स्वतंत्र हो गया तो दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में शासन करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए उसने आर्यावर्त की प्रथम विजय के बाद कहाँ पर ध्यान दिया? उत्तरी भारत पर ध्यान दिया कि वहाँ पर कोई राजा अगर अपने आप को स्वतंत्र कर दिया तो फिर समुद्रगुप्त के लिए तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि समुद्रगुप्त उस समय दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को पराजित कर रहा था तो उत्तरी भारत में तो वो था ही नहीं, तो उसको उत्तरी भारत पर ध्यान देना जरूरी था। क्योंकि दक्षिण में रहने के कारण इन राज्यों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया। अब यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखना है समुद्रगुप्त के दक्षिण में रहते हुए उत्तरी भारत के राज्यों के राजाओं ने स्वतंत्र होने का
स्वतंत्र होने का प्रयास किया। वही बात आ गई, मैंने बोला था कि वो दक्षिणी भारत में था और वो ये नहीं चाहता था कि उत्तर भारत में कोई राजा अपने आप को स्वतंत्र करके शासन करे। वो ये चाहता था कि उत्तर में भी मेरा ही शासन रहे और दक्षिणी भारत में भी मेरा ही शासन रहे। इसी कारण समुद्रगुप्त कहाँ पर ध्यान देता है? उत्तरायण पथ पर, या उत्तरायण पथ या उत्तरी भारत पर वो ध्यान देता है। स्वतंत्र होने का प्रयास किया था लेकिन वो स्वतंत्र नहीं हो पाए, स्वतंत्र नहीं हो पाए। नेक्स्ट आपको लिखना है, समुद्रगुप्त संपूर्ण उन्मूलन कर के मिलाया, उसकी यह पक्ष बौद्धरण की नीति कही जाती है। समुद्रगुप्त ने इनका संपूर्ण उन्मूलन कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब आपको लिखना कैसे है मैं बता रहा हूँ। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के राज्यों का उन्मूलन कर अपने साम्राज्य में मिलाया। अपने साम्राज्य में मिलाया, उसकी यह नीति प्रस्बोधरण नीति कहलाती है। लिखिए, मिलाया। समुद्रगुप्त की यह नीति प्रस्बोधरण कहलाती है। प्रस्बोधरण नीति कहलाती है। भाई, समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के राज्यों का उन्मूलन करें उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया और उसके बाद समुद्रगुप्त की यह नीति प्रस्बोधरण नीति कहलाती है। इसके आगे लिखना है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की दूसरी विजय में उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था। नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखना है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की द्वितीय विजय में या दूसरी विजय में उत्तर भारत के 9 राजाओं या शासकों को पराजित किया था। ऐ समझ में आ रहा है क्या? पहले तो उसने आर्यावर्त की प्रथम विजय के अंदर दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। उसके बाद उसने उत्तरायण पथ की ओर ध्यान लगाया और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की द्वितीय विजय में उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था। पहला लिखो, रुद्रदेव। पहला राजा कौन था? रुद्रदेव। दूसरा लिखो, मत्तिल। रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन। तीसरा चंद्रवर्मन।
चौथा है नागदेव चंद्रवर्मन नागदेव या नागदत्त, इसको बोलते हैं नागदेव या नागदत्त। इसके बाद में आपको पांचवा लिखना है गणपति नाग नागसेन अच्युत, गणपति नाग नागसेन अच्युत, गणपति नाग। छठा है नागसेन नागसेन और सातवां है अच्युत। 7 राजा हो गए। 8वां लिखो नंदीन और 9वां है बलवर्मन। इधर लिख लो 8वां नंदीन और इसके बाद में आपका 9वां है नंदवर्मन। नंदवर्मन। तो ये 8-9 राजा हैं जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था उत्तर भारत के अंदर। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आर्यावर्त की द्वितीय विजय में समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं या 9 शासकों को पराजित किया था, जिसमें से पहला है रुद्रदेव, दूसरा है मत्तिल, तीसरा है चंद्रवर्मन और चौथा है नागदत्त या नागदेव, पांचवा है गणपति नाग, छठा है नागसेन, सातवां है अच्युत और 8वां है नंदीन और 9वां है नंदवर्मन। तो इन 9 शासकों का नाम लिख लो। इन 9 शासकों का नाम लिखो भाई जल्दी से। अब इसके बाद में समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर आक्रमण करके गुप्त साम्राज्य को ताकतवर बनाया था। अगला नोट डाल के लिखो समुद्रगुप्त ने, यहाँ तक उतार लो, अगला नोट डाल के लिखना है, नोट में लिखना है समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल एवं उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ पर आक्रमण करके गुप्त साम्राज्य को ताकतवर बनाया था। गुप्त साम्राज्य को या को ताकतवर बनाया था या शक्तिशाली बनाया था। तो अपन ने पहला नोट में क्या पढ़ा? समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की दूसरी विजय में उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित कर दिया। अब अपना दूसरा नोट क्या है? समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर आक्रमण करके गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली या ताकतवर बनाया था। शक्तिशाली या ताकतवर बनाया था। नेक्स्ट आपको लिखना है आठवीं विजय एटोमेटिक्स विक्ट्री 1336।
आटविक विजय, आटविक विजय, आटविक विजय, आटविक विजय, समुद्रगुप्त की आटविक विजय, समुद्रगुप्त की आटविक विजय। हिंदी में लिखना है समुद्रगुप्त की आटविक विजय, आटविक विजय, आटविक विजय। और यह विजय होती है 344 ईसा पूर्व। समुद्रगुप्त की आटविक विजय। आटविक का मतलब क्या है? जो विंध्याचल पर्वत है उसके जो क्षेत्र हैं, विंध्याचल पर्वत के जंगल बोल दो या क्षेत्र बोल दो, वहाँ के जो प्रदेश हैं उन पर विजय प्राप्त की थी। तो इसमें लिखना है आर्यावर्त की विजय के बाद समुद्रगुप्त ने, लिखना है आर्यावर्त की दूसरी विजय के बाद समुद्रगुप्त ने विंध्याचल पर्वतों के जंगलों, अटवी राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। भाई आर्यावर्त की दूसरी विजय हो गई, उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित कर दिया। और उसके बाद विंध्याचल पर्वत के जो जंगल हैं उनके अंदर जो अटवी राज्य हैं, अटवी का मतलब ये मत समझ लेना कि 8 राज्य हैं, अटवी वो जगह है। अटवी राज्यों पर विजय प्राप्त की थी किसने? समुद्रगुप्त ने। इसके अलावा लिखना है डॉक्टर फलिट के मतानुसार यह अटवी राज्य गाजीपुर से जबलपुर तक फैले थे। अब यहाँ पर एक इतिहासकार हैं डॉक्टर फलिट, तो नोट डाल के लिखना है डॉक्टर फलिट के अनुसार यह अटवी राज्य गाजीपुर से जबलपुर तक फैले हुए थे। भाई यहाँ पर आ गया इतिहासकार फ्लिट, और इतिहासकार फ्लिट कह रहा है
कि ये जो 8वीं राज्य हैं वो गाजीपुर से जबलपुर तक फैले हुए थे। गाजीपुर अंडरलाइन और जबलपुर अंडरलाइन। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओ और समुद्रगुप्त की उपलब्धि लिखो, कौन सी, 8वीं विजय की, तो उसमें गाजीपुर और जबलपुर ये 2 शहरों के नाम आगे, इनको अंडरलाइन कर देना, ताकि वो एग्जामिनर जैसे ही आपकी कॉपी देखेगा अंडरलाइन मिलेगी उसको और वो चेक करता चला जाएगा और नंबर देता चला जाएगा। इसके बाद में आपको लिखना है, समुद्रगुप्त ने 8वीं राज्यों के नरेशों को पराजित करके उन्हें अपना सेवक बनाया। लिखो, समुद्रगुप्त ने 8वीं राज्य के नरेशों को, 8वीं राज्य के नरेशों या शासकों को पराजित करके, पराजित करके अपना सेवक बनाया। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने दास बनाया था, इसने सेवक बनाया है। अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी राजवंश का सबसे ताकतवर और प्रतापी शासक था, वो उस समय दास रखता था। तो समुद्रगुप्त ने 8वीं राज्य के नरेशों को पराजित करके उन्हें अपना सेवक बनाया। इसके बाद में 8वीं राज्यों पर विजय प्राप्त करने से समुद्रगुप्त के लिए दक्षिणी भारत की विजय का मार्ग खुल गया। भाई बात यह है कि समुद्रगुप्त ने 8वीं राज्यों पर विजय प्राप्त करके दक्षिणी भारत में अभियान करने का रास्ता खुल गया। अभियान करने का रास्ता खुल गया। भाई समझ में आ रहा है क्या? 8वीं जो प्रदेश हैं वो विंध्याचल पर्वत के जो जंगल क्षेत्र हैं वहाँ स्थित थे। तो समुद्रगुप्त 8वीं राज्यों पर विजय प्राप्त उसने कर ली और उनके राजाओं को अपना सेवक बना लिया, जिसके कारण समुद्रगुप्त को दक्षिणी भारत के अंदर जाने का रास्ता अपने आप खुल गया। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। फिर आपको लिखना है सीमांत प्रत्यंत राज्य, बॉर्डर स्टेट। सीमांत प्रत्यंत राज्य, बॉर्डर स्टेट, यह टॉपिक आपको कल करवाएंगे। सीमांत प्रत्यंत राज्य, बॉर्डर स्टेट, नेक्स्ट हेडिंग लगा के टॉपिक डाल लेना, बॉर्डर स्टेट, सीमांत प्रत्यंत राज्य या बॉर्डर स्टेट। स्टूडेंट आज के लिए अपना इतना ही है। समुद्रगुप्त है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। अभी तक अपन को इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो ये सारी चर्चा अपन कल वाली जो क्लास होगी उसमें करेंगे। आज तक अपन ने कहाँ पढ़ा? समुद्रगुप्त की 8वीं विजय। इससे पहले अपन ने पढ़ा आर्यावर्त की दूसरी विजय। इससे पहले अपन ने पढ़ा आर्यावर्त की प्रथम विजय। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। तो अपन कल के टॉपिक में बात करेंगे बॉर्डर स्टेट। चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल स्टूडेंट। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने साथियों के पास भेज देना।